पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज भी धीमन जी बहुत ज्यादा कम है। इसके पीछे की वजह क्या और कम वोटिंग किसे कितना फायदा और नुकसान? देखिए कि एक चौपाई है कि खाली पेट ना भजन गोपाला। ये जो हिंदुस्तान की जनता को जो आटा की जगह डेटा दिया गया था और उस पर 15-15 सेकंड का जो हमारा रील देखने का जो आदत थी, वो रील की तरह ही राम मंदिर का मुद्दा जो भुनाना चाहती थी भाजपा, वो निकल गया। और असल में फिर पेट का मुद्दा आया, रोजगार का मुद्दा आया कि जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। कहते हैं कि 80 करोड़ तो घर बैठे हुए उनको राशन मिल रहा है। जनाब वो इतनी बड़ी स्कीम ही नहीं है कहीं पूरे विश्व जी में। जनाब, वो 80 करोड़ इसलिए दे पा रहे हैं मोदी जी क्योंकि यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में कानून पास किया था कि सबको इस मुल्क में भोजन का अधिकार है। अगर सरकार भोजन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी तो हर व्यक्ति को जाके कोर्ट में केस करने का अधिकार है उस कानून के तहत। उसी के तहत दिया गया है। लेकिन बात यह है कि अगर आप इंडेक्सेस की बात करेंगे तो हिंदुस्तान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के दौरान में आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा तबका, गरीबी का तबका, गरीबी रेखा से ऊपर आया था। और पिछले 10 सालों में जितने लोग आए थे उन्हें धक्का मार के वापस दिया गया है। और वही लोग जिन्हें धक्का मार के वापस फेंका गया है गरीबी रेखा के नीचे, अब वो कब तक डेटा देखते हैं, कब तक वो राम मंदिर की बात करते हैं। जीडीपी का आंकड़ा है। आलोक जी, अब मैं आपके पास आ सकता हूँ? माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूँ। एक सेकंड, आपने जीडीपी बोला है, इसमें मैं एक सेकंड की जीडीपी, अब जीडीपी का आंकड़ा आया है, जीडीपी देखिए इकोनॉमी का जनाब, आंकड़ा है। फिर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो फिर कहेंगे जीडीपी का मतलब ये नहीं कि देश के युवाओं के लिए रोजगार कितना हो रहा है, लोगों की सेविंग कितनी हो रही है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। और पर कैपिटा इनकम उसमें आप उसमें काउंट कीजिए। आप ट्रिपल पी से जीडीपी काउंट भी नहीं कीजिए। होता रोजगार में काउंट। स्टार्टअप फेल हुए जनाब। ठीक है धनंजय, फिर उसके बाद अंजलि मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वहां से एक भी कमेंट नहीं हुआ है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी। हाँ ठीक है धनंजय जी, काउंटर। सचिन जी, राजनीति की रेस से कांग्रेस का बाहर होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, लेकिन कांग्रेस के भी नहीं बात कर रहे, ये तो और भी अच्छा नहीं। 2013 में 16,65,297 करोड़ का बजट पेश हुआ था। 2023 में 45,03,097 करोड़ का बजट पेश हुआ। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, भारत 10वीं अर्थव्यवस्था था। मनमोहन सिंह आदरणीय वित्त के जानकार की सरकार गई तो 10वीं अर्थव्यवस्था था। 5वीं हम तीसरी पर ले जा रहे हैं। जीडीपी का जिस तरह से लगातार विकास हुआ है, 11 करोड़ किसान सम्मान निधि, 11 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ गरीबों को घर, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये तमाम चीजें, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस, 23 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इस सारे विकास की गाथा जो इस देश की जनता देख रही है, वो तो मुनाफिक बातों से नहीं तैयार हो रही है। वो जिनको आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हो नहीं सुनने को तैयार है। जनता जानती है अब तो सुन लिया सर, जिसने सुनना था। नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तो दबा दिया। आस्था है। और हर विद्यार्थी को, सचिन, हर विद्यार्थी को पता होता है कि उसने जो परीक्षा का पेपर दिया है उसको कितने नंबर आने हैं। और इंडिया अलायंस को भी पता है, इसीलिए कोई टेलीविजन पर आने को तैयार नहीं है। आदरणीय खड़गे जी जब बोल रहे थे तो उनके पीछे जो परम आदरणीय खड़े थे, वो दुनिया में सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा कोर्ट में उन्होंने ही मांगा है। और कोर्ट ने उन्हें कहा है कि 2 जून की रोटी तिहाड़ में खानी है। तो इस देश की जनता ये सब भी देख रही है कि जो घपले घोटाले के घटाटोप अंधेरों में जो कांग्रेस ने पहले बंटवारे की राजनीति की, बाद में बंटखारा लेकर आ गई कि ये 5 किलो देना, हम 10 किलो देंगे। ठीक, अब तो हो गया। फिर हम वर्बल उसमें वर्बल स्पैट में हम नहीं जाते। लेकिन आलोक जी एक नंबर कांग्रेस दे के ये चली गई। कैसा है कि जब आएगा एग्जिट पोल, मैं तो उस पर बिलीव नहीं करूंगी ना, अपना फिर भेजूंगी प्रवक्ता। एक बार पहले भी आपने ऐसा किया था, कई शोज थे, मेरा भी एक शो था, उसमें भी प्रवक्ता नहीं भेजने का और तमाम चीज़ें, ये सब हुआ था। बाद में वो चीज़ें ठीक हो गई थी। मतलब आप लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व में फुल फ्लैश तरीके से खुद को इन्वॉल्व करते हैं, लास्ट होते होते आपको लगता है, या रिपोर्ट्स आपकी कुछ कहती है, अभी तो हमारे पास डाटा नहीं है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया कि क्या नाचना जाने आंगन टेढ़ा टाइप कुछ ऐसा होने जा रहा है। मतलब ना मैं भेजूंगा, ना कोई जवाबदेही होगी, ना मेरा प्रवक्ता आएगा, और जो ईवीएम और ये जो एग्जिट पोल है उस पर मैं बिलीव ही नहीं करता। आलोक सर, देखिए सचिन जी, हम अभी अपने साथ कोई राजनेता है, आपस में वो लोग जो भी विवाद करें, हम सबका सम्मान के साथ, मैं उनसे बहस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए खाली आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरा ये कहना है कि इसलिए क्योंकि उनके पास भी सर्वे की बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं। एक दो हमारे मित्र भी हैं जो उनके लिए पहले भी करते थे, जो उनकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, सोनिया गांधी का भाषण तक वही लिखते हैं। तो इस तरह के लोगों के सर्वे अब उनके पास, जयराम रमेश जी ने आज तक पंचायत का चुनाव लड़ा नहीं,
वेणुगोपाल जी वहाँ केरल से हैं, उनको यदि आप पूछ लें कि विदिशा का रास्ता किधर से है तो उनको मालूम नहीं। सैम ऐसी पित्रोदा? स्थिति में संगठन से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, क्योंकि मैं उन सबको जानता हूँ इंदिरा गांधी के ज़माने से, जो उनके थे। आनंद शर्मा जब यूथ कांग्रेस में थे तब से जानता हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है कि उन ज़मीन से कटे होने के बाद और एक अहंकार हो, हम कहें भाई देखिए हम दुनिया के सबसे बड़े अखबार, सबसे बड़े चैनल के मालिक हैं, अब कहें गलत भी रख सकते हैं, सपना तो सभी देखते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा कारण यही है कि जिसकी वजह से उनको, उनके पास भी रिपोर्ट है कि हम, हो सकता है ये भी रिपोर्ट हो सकती है कि हमें सत्ता में आ रहे हैं, मैं ये भी उससे इनकार नहीं बिल्कुल, करता, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सही है, इसीलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं। अखिलेश जी ने तो कहा 80 सीटें आ रही हैं, एक सीट भी पहले तो दे रहे थे, बाद में कहा 80 आ रही है। अखिलेश जी को मैं बड़ा सीटों का सम्मान दावा करता हूं। बीजेपी भी कर रही है सच तो बात। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अपना सोचे, हम भी निष्कर्ष अभी नहीं मान रहे, 4 तारीख को मानेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अहंकार कांग्रेस का जो रहा है, उसी वजह से उनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ा और जनता भी उनको धीरे धीरे छोड़ती जा रही है। ठीक है अरविंद जी। अरविंद सर, चूंकि आपने इससे पहले भी कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव बाकी सभी चुनावों से कितना अलग है, किन मायनों में अलग है? क्या इससे पहले अच्छा कभी हुआ है कि किसी भी दल की ओर से इतना बड़ा दावा किया गया हो, 543 सीटें और 400 पार का दावा? और इससे पहले ऐसा कब हुआ था सर कि किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए जो पूरा समूचा विपक्ष है वो इस तरह से एकजुट हुआ? देखिए, चुनाव तो शुरू हुआ है मोदी की गारंटी से, कि मोदी जो बोलते हैं वो गारंटी की गारंटी है, और फिर उसके बेसिस पे 400 सीटें जीतने का दावा शुरू। लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन ने शेप लेना शुरू किया, एनडीए बनाने की कवायद शुरू हो गई। छोटी छोटी पार्टियों से लेके तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, इवन बीजेडी से भी अलायंस की कोशिश की गई, हुआ नहीं। तो वो एक कोशिश हुई। लेकिन जैसे चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव एकदम लोकल इश्यूज पे आ गया है, और ये बदलाव सिर्फ हमारे आपके देखने का नहीं है। अगर उसी प्रधानमंत्री का जिसके नाम पे ये शुरू हुआ है, उनके हाव भाव देखिए, उनके व्यवहार को देखिए, तो लगता है कि चुनाव बदला है। लेकिन तब भी ये फैक्ट है कि सबसे बड़ी ताकत अभी भी नरेंद्र मोदी की रही सारे चुनाव में। सबसे बढ़िया संगठन बीजेपी का रहा, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट उनका रहा। लेकिन इश्यूज अगर बदले हैं और चुनाव नीचे आया है ज़मीन के लेवल पे, और डाइवर्सिफाई करना पड़ा देश के हिसाब से, तो वो एक स्पेशल चीज़ है कि हर राज्य के लिए, हर इलाके के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ी। अब बीजेपी कुशल है मैनेजमेंट से, तो बीजेपी ने उसको भी मैनेज किया अच्छे से। तो अब और दूसरा एक लाभ बीजेपी को ये है कि पिछली दफ़े का गैप इतना ज़्यादा है विपक्ष और उसके बीच, कि उसको भरना एक बड़ा काम है। तो दो चीज़ें बीजेपी के हक में रहीं, एक तो ये गैप और दूसरा मैनेजमेंट। बिल्कुल, विपक्ष के 19 लिए में- ये है कि लोकल इश्यूज उठाना और डाइवर्सिटी। लेकिन राकेश भाई एक चीज और है जो अरविंद सर कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये कि जैसे सनी ने भी कहा, तमाम चीजें थी कि एक इतना आसान तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव था। मेरे ख्याल से शायद पिछली बार से भी ज्यादा आसान इतना नहीं था। तभी लिए एक आंकड़ा जो है कोर्ट पीएम ने किया, वो नैरेटिव उसके बाद जो भी सेट हुआ, विपक्ष शायद उस पेच में फंस गया 400 के। उसको दूसरे दौर, तीसरे दौर में समझ आया कि एक तो फटीग है, हम अगर ढंग से चुनाव और प्लान किए होते, पहले और मीटिंग किए होते या कुछ कर लिए होते, ये तो बहुत अलग तरीके का चुनाव हो सकता था। यानी एक बेहतर और बड़ा जो है कंपटीशन विपक्ष दे सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने दिया नहीं है, मतलब शायद उसको ये जिसे कहते हैं सोचने में या समझने में दूसरे राउंड के पार देर होगी, क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ 400 पार में उलझा था। राकेश? सचिन, सही कहा आपने। जिस तरह से पीएम मोदी ने जो 400 का नैरेटिव उन्होंने रखा, उसी में कहीं ना कहीं जो विपक्ष उलझ गई। और जिस तरह से आपने देखा कि राज्यसभा में राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देखिए 400 की बात उन्होंने कर दी। उसके बाद सभी जगह रैलियों में भी कई विपक्ष के नेता 400 पर। लेकिन जब विपक्ष को समझ में आया, खासतौर पे दूसरे चरण के चुनाव के बाद, कि लगता है कि ये 400, उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अरविंद जी बता रहे थे, बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी के पास जो संगठन है, आपने देखा कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो बातें आई कि
जिस तरह से जो कार्यकर्ता निकल कर नहीं आए, उसके बाद जो है पूरी तौर पर आरएसएस और बीजेपी की जो अन्य जो संगठन है वो सामने आई। उसके बाद उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से जो सांगठनिक कार्यों को बेहतर तरीके से किया गया, मैनेजमेंट किस तरह से बूथ पर किया गया, इसका जो रणनीति है बीजेपी ने बखूबी बनाया था। जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं इस पूरे मसले को लेकर, उनसे जब परसों मेरी बातचीत हो रही थी, उन्हें साफ तौर पे कहा कि आपको देखिएगा कि रिजल्ट किस तरह से होगा। और जो ग्राउंड जीरो पर भी देख रहे हैं, देखिए कोई भी आप नेता से बात कीजिए, कोई भी अपने हार का दावा नहीं करेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं निकले। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को एज है और बीजेपी जो है जो अब तक के सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ने वाली है। ठीक है अनिल जी, चूंकि ये जो पूरा चुनाव है, विपक्ष भले ही एकजुट हो गया हो मोदी के रथ को रोकने के लिए, विजय रथ को रोकने के लिए, लेकिन ये जो पूरा चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं बल्कि मोदी वर्सेस ऑल का है। अगर एकजुट होकर भी विपक्ष कुछ कमाल नहीं कर पाता तो इसके पीछे के कारण क्या समझ आते हैं? कि एक चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया गया ताकि मोदी की सीधी लड़ाई विपक्ष के उस नेता से होती? देखिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है। 2004 का चुनाव आपको याद होगा, वाजपेयी के समक्ष हर आदमी बहुत बौना था। क्या यूपीए के पास कोई चेहरा था वाजपेयी के खिलाफ? नहीं था। उसी तरीके से इस चुनाव में मोदी के खिलाफ यूपीए जो चुनाव लड़ रही है, यूपीए का कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है।